ईरान में एक क्रांति की आग भड़क रही है, लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। असल में ये काफी ज्यादा पेचीदा है। तो आखिर ये संकट शुरू कहाँ से हुआ? ये जगह ऐसी है जिसका इतिहास हमेशा से ही उथल-पुथल भरा रहा है। जी हाँ, तेहरान से। और इस बार जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वो सीधे देश के आर्थिक दिल यानी तेहरान की ग्रैंड बाजार से शुरू हुए। और इसकी जो मानवीय कीमत चुकाई जा रही है वो दिल दहला देने वाली है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोचिए, 500 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ये पूरी कहानी असल में आर्थिक लाचारी की है। एक ऐसी सिचुएशन जहां महंगाई 70% के खतरनाक लेवल को भी पार कर चुकी है। और सरकार का रिएक्शन वो बहुत तेजी से और बेहद क्रूरता से आया है। खबरें हैं कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, ईरान में प्रोटेस्ट्स पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन इस बार का जो ये विद्रोह है ना, इसके पीछे की वजह बिल्कुल अलग है। अगर 2022 के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों से तुलना करें, जो सामाजिक आज़ादी के मुद्दे पर थे, तो ये वाला आंदोलन बिल्कुल अलग है। इसकी जड़ें एक बुनियादी आर्थिक संकट में हैं। तो हो ये रहा है कि एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बन गई है। एक तरफ करेंसी बिल्कुल गिर चुकी है, दूसरी तरफ दशकों से लगे प्रतिबंध आम लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, और इन सब के बीच एक ऐसी सरकार है जिसे जनता की भलाई से ज्यादा शायद अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं की चिंता है। ये सब मिलकर एक ऐसी हताशा पैदा कर रहा है जिसे अब छोटी-मोटी रियायतों से शांत करना मुश्किल है। अच्छा, ईरान के लोगों की इस मुश्किल स्थिति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें दो मुख्य खलनायक हैं। तो देखिए, बहुत से ईरानियों की नज़र में इस कहानी के दो विलन हैं। पहला, एक विदेशी ताकत जिसने उनके पहले लोकतंत्र को ही कुचल दिया, और दूसरा, उसी विदेशी हस्तक्षेप की राख से पैदा हुआ उनका अपना दमनकारी शासन। अब जब दशकों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है, तो ईरानी सरकार ने अपनी जानी पहचानी दमन की स्ट्रैटेजी निकाल ली है। ये शासन एक सेट प्लेबुक पर काम करता है, एक जानी पहचानी और काफी क्रूर प्लेबुक। स्टेप 1, थोड़ी बहुत रियायतें दे दो ताकि लोग शांत हो जाएं। स्टेप 2, जब वो काम ना करे तो प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट, आतंकवादी और अमेरिका इजराइल की कठपुतली कहकर बदनाम करो। स्टेप 3, फिर भी ना माने तो क्रूर बल का इस्तेमाल करो, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करो, और आखिरी स्टेप 4, पूरा इंटरनेट ही बंद कर दो, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट, ताकि दुनिया को पता ही ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। इसी बीच ईरान के जो पुराने विदेशी दुश्मन हैं, उनकी तरफ से आ रहे बयानों ने इस अंदरूनी संकट को और भी ज्यादा भड़का दिया है। खासतौर पर अमेरिका से आए बयान जिसमें सैन्य हस्तक्षेप तक की धमकियां हैं, इसने पूरे मामले में एक नया और खतरनाक मोड़ ला दिया है। और इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी धमकियां जारी की हैं। उनका साफ कहना है कि अगर किसी भी विदेशी ताकत ने सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने उनके निशाने पर होंगे। तो इन सब के बीच ईरान के आम लोग एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। उनके सामने दो ऐसे भविष्य हैं जिनमें से वो एक भी नहीं चाहते। ये जो विदेशी मदद की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, खासकर एक ऐसी जनता के लिए जिसे अमेरिका के इरादों पर हमेशा से ही शक रहा है। तो चॉइस क्या है? बहुत ही भयानक चॉइस है सच में। एक तरफ इसी दमनकारी शासन के नीचे जीते रहो, जहां आर्थिक तंगी है, आज़ादी नहीं है, सरकारी जुल्म है, हाँ, पर देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी बनी रहती है। और दूसरी तरफ विदेशी हस्तक्षेप का खतरा। हो सकता है इससे ये शासन खत्म हो जाए, लेकिन इराक और लीबिया में जो हुआ वैसा ही गृहयुद्ध शुरू होने का रिस्क, देश के संसाधनों की लूट, और फिर एक नई विदेशी ताकत का कंट्रोल, दोनों ही रास्ते बहुत दुखदाई हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज ईरान के लोगों के लिए यही है, क्या वो इन दो खलनायकों के बीच फंसकर अपनी आज़ादी का कोई तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं? एक ऐसा रास्ता जो उन ताकतों से आज़ाद हो जिन्होंने उनके इस दुख भरे इतिहास को बनाया है।